राष्ट्रपति का राज्य का 3 दिवसीय दौरा संपन्न। गुमला के कार्तिक जत्रा में सामाजिक न्याय और विकास का दिया मंत्र। महापुरुषों के सपनों को सफलीभूत करने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने रांची में सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले, विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य में खींची जा रही विकास की लंबी लकीर। रक्षा राज्य मंत्री राजधानी रांची में सुविधा बढ़ाने को लेकर सतत प्रयत्नशील। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर का होगा निर्माण, किया निरीक्षण। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर पेशा नियमावली के प्रावधानों को शीघ्र सार्वजनिक करने की मांग। सरकार की मंशा पर जताया संदेह। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं शीला और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राज्य का 3 दिवसीय दौरा आज संपन्न हो गया। झारखंड दौरे के अंतिम दिन राष्ट्रपति ने आज गुमला जिले के रायडीह स्थित माझाटोली में जन सांस्कृतिक समागम समारोह सह कार्तिक जत्रा के समापन समारोह में शिरकत की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 3 दिवसीय झारखंड दौरे के अंतिम दिन गुमला जिला के रायडीह स्थित माझाटोली पहुंची तथा कार्तिक जत्रा में पंखराज साहब कार्तिक उरांव को नमन किया। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि कार्तिक उरांव का हमेशा से शिक्षा पर जोर रहा है और उन्होंने जनजातीय समाज के विकास के स्वर्णिम सपने देखे थे जो फलीभूत होगा। राष्ट्रपति ने जनजातीय विरासत और पहचान को सुरक्षित रखते हुए युवाओं को आधुनिक विकास की यात्रा में तेजी से आगे बढ़ाने पर बल दिया। पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाए। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज सहित देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया है। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने पंखराज साहब कार्तिक उरांव आदिवासी स्वायत्तशासी विश्वविद्यालय निर्माण समिति की ओर से आयोजित इस कार्तिक जत्रा को संबोधित करते हुए लांसनायक परमवीर अल्बर्टेक्का और पंखराज साहब कार्तिक उरांव की पुण्यभूमि गुमला को नमन किया। झारखंड के लोग अत्यंत परिश्रमी हैं। राज्य की महिलाएं स्वयं सहायता समूहों से जुड़कर आर्थिक स्वावलंबन की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ कर रही है, बल्कि समाज में नेतृत्व और आत्मनिर्भरता की नई मिसाल भी प्रस्तुत कर रही है। समारोह में शामिल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने झारखंड, ओडिशा और छत्तीसगढ़ की साझा संस्कृति को सहेजने के उद्देश्य से आयोजित इस कार्यक्रम की सराहना की। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जनजातियों के समग्र विकास को लेकर सरकार चरणबद्ध तरीके से काम कर रही है। महामहिम राष्ट्रपति महोदया जनजातीय समाज ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश की गौरव है। जब हम उनको पनडुब्बी बागसीर में देखते हैं, उनको सुखोई और तेजस विमान में सवारी करते देखते हैं, तो संपूर्ण देश और जनजातीय गौरव समाज और हमारी बेटियां गौरव से बहुत प्रेरित होती हैं। वहीं समारोह के आयोजक पूर्व विधायक शिवशंकर उरांव ने बताया कि माझाटोली में वर्ष 2010 से कार्तिक जत्रा का आयोजन किया जाता रहा है। इसमें तीनों राज्यों के आदिवासी और सदान समाज के लोग शामिल होते हैं। उन्होंने जनजातीय समाज के उत्थान के लिए विश्वविद्यालय के निर्माण को जरूरी बताया। इस दौरान उन्होंने कार्तिक उरांव के संघर्षों को भी लोगों के समक्ष रखा। और इस समारोह के माध्यम से हम लोग पंखराज साहब कार्तिक उरांव जी ने जो सपना देखा था कि ये 3 राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 3 राज्यों के इस त्रिकोण में विश्व स्तरीय एक विश्वविद्यालय बने। इसी विश्वविद्यालय के निर्माण के लिए हम लोग अपने पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम लोग एक साथ एक जगह जमा होते हैं और अपने संकल्प को, अपने निश्चय को दोहराते हैं।
माझाटोली में आयोजित इस जन सांस्कृतिक समागम समारोह सह कार्तिक जत्रा में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डिक्का भी शामिल हुए। वहीं बड़ी संख्या में पारंपरिक वेशभूषा में स्थानीय लोग नजर आए। इस कार्यक्रम में तीनों राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हुए। गुमला से सहयोगी नरेश और सूरज के साथ प्रणय प्रबोध की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज रांची के मोरहाबादी मैदान में एक भव्य कार्यक्रम के दौरान सीजीएल परीक्षा के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित समारोह के दौरान सीजीएल परीक्षा में चयनित 1910 सफल अभ्यर्थियों को आज नियुक्ति पत्र सौंपा गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कुछ सफल अभ्यर्थियों को सांकेतिक रूप से नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस दौरान उन्होंने नवनियुक्त कर्मियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें कर्तव्य बोध भी कराया। आपकी कार्यशैली, आप जहां भी काम करेंगे, आपके कार्यशैली से हमारी पूरी सरकार की छवि बनती है, बिगड़ती है। ये निर्णय आपको करना है। आपके कार्यशैली से हमें ताकत और बल मिलता है। आपके कार्यशैली से इस राज्य का दिशा और दशा बनता है, बदलता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की गठबंधन सरकार ने विकास और रोजगार के क्षेत्र में विषम परिस्थितियों के बावजूद लंबी लकीर खींची है। अभी सत्ता के बने हुए साल भर ही हुए हैं और आप लोगों ने देखा कि पहले साल में ही हम लोगों ने एक लंबी गाढ़ी लकीर खींचते हुए नौजवानों को अपने सरकार का अंग बनाया। समारोह के राज्य के मंत्री राधाकृष्ण किशोर और संजय प्रसाद यादव ने भी संबोधित किया। वर्तमान में इस नियुक्ति के पूर्व मात्र 3 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी विभाग में अंतर्गत राज्य में कार्यरत रह गए थे। वैसे समय में 161 श्रम परिवर्तन पदाधिकारी की नियुक्ति से विभाग को महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित करने में गति मिलेगी। तो आपके माध्यम से हमारे राज्य का आर्थिक और सामाजिक न्याय को एक मजबूत आधार भी मिलेगा। भारतीय संविधान भी सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार देता है और आपके इस संवैधानिक अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सरकार रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए बाध्य है। सीएम के हाथों नियुक्ति पत्र मिलने से सफल अभ्यर्थी खासे खुश नजर आए। इस मौके पर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, सांसद महुआ माझी, विधायक कल्पना सोरेन समेत कई गणमान्य लोग मौजूद थे। रांची से ब्यूरो की रिपोर्ट। IIIT रांची में जनजातीय समुदाय से चयनित सबसे कम उम्र की पीएचडी अभ्यर्थी सविता कच्छप ने आज रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने बधाई और शुभकामनाएं दी। साथ ही पीएचडी की पढ़ाई पूरी करने के लिए सरकार की ओर से 2 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि का चेक उनके परिजन को सौंपा। प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने हजारीबाग में अटल स्मृति सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश और समाज के नवनिर्माण में अटल जी के योगदान को याद किया तथा उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। श्री प्रकाश ने कहा कि अटल जी के विचार आज भी प्रासंगिक हैं, जो जन सेवा के लिए प्रेरित करते हैं। राज्यसभा सांसद ने SIR की भी पुरजोर वकालत की। विदेश मंत्री के रूप में, भारत के प्रधानमंत्री के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में, और सबसे बड़ा हमारे लिए झारखंड के लिए झारखंड के निर्माता के रूप में उन्होंने कहा। इसलिए हम सब लोग उनको स्मरण कर रहे हैं। और साथ ही साथ अटल जी ने जो सपने देखा था भारत को आत्मविश्वासी बनाने का, नरेंद्र मोदी जी उसी रास्ते को आगे बढ़ाते हुए भारत को स्वावलंबी, समर्थ भारत बनाते हुए आत्मनिर्भर भारत के रास्ते पर विकसित भारत बनाने का संकल्प लिया।
भाजपा जमशेदपुर महानगर द्वारा साकची में भी अटल स्मृति सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के वरिष्ठ नेता रविंद्र राय समेत अन्य नेताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के योगदान को अविस्मरणीय बताया। आज अटल बिहारी वाजपेयी पंच तत्व में विलीन हो गए। इस धरती पर, इस हिंदुस्तान में कहीं अब उनका कुछ बचा नहीं। एक प्रधानमंत्री आवास भी नहीं, कोई उनका उत्तराधिकारी बनने के लिए दावा करने वाला कोई वंशज नहीं। लेकिन जब उनके अनुयायी नरेंद्र मोदी ये कहते हैं पूरा हिंदुस्तान हमारा परिवार है, तब समझ में आता है अटल का संस्कार नरेंद्र मोदी की जुबान से बोला जा रहा है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने विपक्ष को तुष्टीकरण की राजनीति पर घेरा है। उन्होंने आज रांची में पत्रकारों से बातचीत करते हुए भरोसा जताया कि पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा को प्रचंड जीत मिलेगी। श्री सेठ ने कहा कि पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के शासन से निराश है और अब बदलाव चाहती है। जनता पूरी तरह जान चुकी है कैसे आपने लगातार सिर्फ तुष्टीकरण 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 कर। अब बिहार की पुनरावृत्ति होगी। अब वहां भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवादी सोच से बंगाल में विकास की लौ, विकास की गंगा और एक भी घुसपैठिया बचेगा नहीं। इसी कारण आज बंगाल की जनता राष्ट्रवादी सोच से खड़ी है और इसीलिए ममता बनर्जी अब लोहरदगा के कैरो थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ 3 नाबालिगों को पकड़ा है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर इन्हें स्थानीय अंबा मैदान से धर दबोचा। पुलिस अधीक्षक सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि तलाशी के क्रम में इनके पास से देशी कट्टा और अन्य चीजें बरामद की गई हैं। कल सूचना प्राप्त हुई कि अम्बुआ गांव है जो भंडरा में पड़ता है, वहाँ पे कुछ संदिग्ध युवक हैं जो कि वहाँ पे पिकनिक कर रहे हैं। जब थाना प्रभारी और टीम के द्वारा जाके वहाँ पे जांच किया गया तो उनके पास से एक हथियार बरामद किया गया एवं मोबाइल फ़ोन जो लूटा गया था वो बरामद किया गया और उनके निशानदेही पे एक और युवक को पकड़ा गया। उसके घर से लूटे गए कैमरा को बरामद किया गया। लौर नगरी जमशेदपुर में इन दिनों पुलिस अपराधियों के लिए काल बनी हुई है। पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर अपराध की योजना बनाते 3 आरोपियों को हथियार समेत गिरफ्तार किया है। नगर पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि ये अपराधी रंगदारी वसूलने जा रहे थे। इसी बीच पुलिस की गिरफ्त में आ गए। हमने चेकिंग लगाया और उस I-20 गाड़ी को रोका तो उसमें 3 लड़के हमें मिले। मोहम्मद अयाज और फैज़ल जो कि मानगो का रहने वाला है, मोहम्मद अरशद आज़ाद नगर का रहने वाला है और मोहम्मद अमान वो भी आज़ाद नगर का रहने वाला है। जब हमने पूरे गाड़ी की अच्छे से तलाशी ली तो हमें एक देशी कट्टा, एक बेसबॉल बैट, एक फोल्डिंग चाकू, एक स्टील रॉड और इनके पास से हमें एक एप्पल कंपनी का आईफोन मिला। जब इनसे हमने पूछताछ की तो इनके द्वारा बताया गया कि अभी इन्होंने कुछ दिन पहले मुंगेर से ये हथियार मंगाया था और इनका ये प्लान था कि इस हथियार को यूज़ करेंगे और जो उस एरिया के कारोबारी थे उनसे कुछ महीना बनवाएंगे, रंगदारी लेने की प्रयास करेंगे। इनमें से क्रिमिनल हिस्ट्री बस मोहम्मद अरशद का है, वो भी एक बकरी चोरी का केस है। उसके अलावा ये पहली बार इस लाइन ऑफ वर्क में आना चाह रहे थे, हथियार को यूज़ करके एक्सटॉर्शन करने का। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फिर दोहराया है कि केंद्र सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के तेज विकास और श्रमिकों के हित के लिए वचनबद्ध है। भोपाल में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुका था। केंद्र सरकार ने श्रमिकों के हित में विकसित भारत जी राम जी योजना लागू की है, जिसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन रोजगार की गारंटी दी जा रही है।
केंद्रीय मंत्री ने विपक्ष पर देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ काम करने का आरोप लगाया। मनरेगा में कई गंभीर खामियां थी। मनरेगा भ्रष्टाचार का पर्याय बन गई थी। मजदूरों के बजाय मशीनों से काम, कॉन्ट्रैक्टर से काम, ओवर एस्टीमेट बनाना, काम का वैल्यूएशन ठीक नहीं होना, एक ही काम को बार बार कर देना, कई तरह की चीजें ऐसी आती थी जिन पर लगभग 1 साल से विचार चल रहा था। अंततः फैसला ये हुआ कि अब इस स्वरूप में योजना का चलाना ना तो विकास के लिए कारगर सिद्ध हो रहा है, न मजदूरों के लिए उपयोगी, और इसलिए विकसित भारत जी राम जी अभी संसद में इस बिल को लाके पारित करके कानून बना है, एक्ट बना है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ राजधानी रांची में सुविधा विस्तार को लेकर लगातार प्रयत्नशील हैं। रातू एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे खाली स्थान पर इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर बनाने की योजना है। श्री सेठ ने NHAI के अधिकारियों और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में OTC ग्राउंड की तरफ एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे ओपन जिम, इंडोर गेम्स सेंटर और पार्क निर्माण को लेकर निरीक्षण किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने रांची के व्यस्त रातू रोड फ्लाईओवर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि फ्लाईओवर के नीचे कई अंडरपास बनाए जाएंगे, जिससे आवागमन सुगम होगा और जाम की समस्या से राहत मिलेगी। इसके साथ ही शहर को हरित और खेल सुविधाओं से जोड़ने की योजना भी तैयार की गई है। मुड़ने के लिए हम लोग छोड़ दें एक, लेकिन जो दूसरा लगभग 3-3.5 हजार स्क्वायर फीट का एक जो सबवे है उसमें अगर हम लोग झारखंड ओलंपिक संघ के लोग भी आए हैं, झारखंड ओलंपिक संघ को हम लोग देकर इंडोर खेल, चाहे कोई टेबल टेनिस हो जाए, कोई बैडमिंटन हो जाए, जैसा पटना में हुआ है। रक्षा राज्य मंत्री ने जानकारी दी कि फ्लाईओवर के नीचे एक स्थान पर लगभग 10,000 वर्ग फीट में पार्क विकसित किया जाएगा। वहीं अन्य स्थानों पर झारखंड ओलंपिक संघ के सहयोग से बच्चों के खेलने और खेल गतिविधियों के लिए जगह तैयार की जाएगी। लोक भवन के पास एलिवेटेड रोड अंडरपास बनाकर वाहनों के दबाव को कम करने की योजना भी है। यहाँ रातू रोड में कोई खेलने का मैदान बचा नहीं है। ये 10,000 स्क्वायर फीट का जगह है, उसके अंदर NH के अधिकारियों को कहा है हमने कि यहाँ पर अगर पार्क डेवलप हो जाता है तो 10,000 स्क्वायर फीट में वॉकिंग ट्रैक बन जाए, अच्छी ग्रीनरी हो जाए। निरीक्षण के दौरान संजय सेठ ने रांची में सड़क और बुनियादी ढांचे से जुड़ी विभिन्न योजनाओं के लिए केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया। उन्होंने कहा कि ये योजनाएं रांची के यातायात सुधार के साथ साथ नागरिकों को बेहतर सार्वजनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगी। DD न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास ने राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर पेशा नियमावली के प्रावधानों को शीघ्र सार्वजनिक करने की मांग की है। उन्होंने रांची में आज प्रेस वार्ता के दौरान राज्य सरकार की मंशा पर संदेह जताया। इस दौरान उन्होंने रोजगार के फ्रंट पर भी राज्य सरकार को फेल करार दिया। उत्पन्न होता है कि पेशा कानून 1996 के अनुसार ग्राम सभा के संसाधनों, लघु खनिजों, वन उत्पादों, जल स्रोतों के संबंध में सामूहिक संसाधन के मामले में पूर्ण अधिकार ग्राम सभा को दिया जाना है। ये पेशा कानून के तहत है।
अब देखना है इस ड्राफ्ट में कि लघु खनिजों, बालू घाटों एवं जल स्रोतों इत्यादि के संबंध में ग्राम सभा को वास्तव में कोई अधिकार दिया गया है कि या फिर सरकार का पूर्ण नियंत्रण। दूरदर्शन केंद्र रांची में लंबी सेवा देने के बाद 3 कर्मचारी कल सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उनके सम्मान में आज दूरदर्शन परिसर में विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान वरीय अभियांत्रिकी सहायक अनुज कच्छप, वरीय तकनीशियन शिखर कुमार सिन्हा और उच्च श्रेणी लिपिक शंभू कुमार सिंह को विदाई दी गई। केंद्र अभियंत्रण प्रमुख डीसी हेमब्रम, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों ने तीनों कर्मियों को नई पारी के लिए शुभकामनाएं दी। राज्य में ठंड का सितम जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान गुमला में न्यूनतम तापमान 2.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो राज्य में सबसे कम रहा। रांची, पलामू और बोकारो जैसे जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से करीब 4 डिग्री सेल्सियस नीचे चल रहा है। सरायकेला, खरसावां, लोहरदगा और खूंटी जैसे जिलों में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र ने राज्य के पश्चिमी और मध्य भागों में आज शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि राज्य में अगले 4 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि का पूर्वानुमान है। जेसीए के सचिव सौरभ तिवारी ने आज देवघर स्थित वैद्यनाथ धाम पहुंचकर बाबा का आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने बताया कि खेल के मैदान में वर्ष 2025 राज्य के लिए उपलब्धियों भरा रहा। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब राज्य के नाम रहा। इस ट्रॉफी को सभी जिलों में प्रदर्शित किया जा रहा है ताकि प्रशंसक इसका दीदार कर सकें। उन्होंने ये भी कहा कि देवघर में जल्द ही क्रिकेट स्टेडियम बनेगा। अच्छा, अभी आप देखिए हम लोग का झारखंड में मैच चल रहा है। एक प्लेयर है वहाँ पे, वैभव सूर्यवंशी, वो भी खेले, 14 साल का बच्चा है। और जितने भी यंगस्टर है अभी आप देखिए तो ईशान किशन का भी अभी वापसी हुआ वर्ल्ड कप में, तो अच्छा रहा। झारखंड का पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहा। अभी बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो आने वाले टाइम में आपको इंडिया ए में या जूनियर इंडिया में दिखेंगे। और होपफुल हम लोग यहाँ पे बात चल रहा, अगर सब कुछ ठीक रहा तो आपको देवघर में भी एक अच्छा ग्राउंड देखने को मिल सकता है। राष्ट्रीय फलक पर विभिन्न खेल स्पर्धाओं में झारखंड के खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का लोहा मनवा रहे हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में आयोजित राष्ट्रीय स्कूली स्केटिंग प्रतियोगिता के अंडर 14 बालक वर्ग में रुद्रांश शर्मा ने 2 पदक जीतकर राज्य का मान बढ़ाया है। डिजिटल लेन देन में दुनिया में भारत की धमक देखी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2016 में आज ही के दिन लॉन्च किए गए भीम ऐप नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। डिजिटल क्रांति आज दुनिया में भारत की नई पहचान बन चुका है। यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता इसकी एक बानगी भर हैं। इस सफर में भीम ऐप की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। 2016 में लॉन्च होने के बाद आज गूगल प्ले स्टोर पर भीम ऐप के 10 करोड़ से भी अधिक डाउनलोड्स हैं, जो इसकी लोकप्रियता की गवाही दे रहे हैं। पूरे भारत में यूपीआई के 45 करोड़ से भी अधिक उपयोगकर्ता हैं, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा भीम ऐप का इस्तेमाल करता है। यह ऐप अब 20 से अधिक भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है, जिससे ग्रामीण भारत में इसकी पहुंच बढ़ी है। सबसे पहले जानते हैं कि क्यों भीम ऐप इतना खास है। तेजी से ट्रांसफर यानी पैसे तुरंत प्राप्तकर्ता के खाते में ट्रांसफर हो जाते हैं। मल्टी बैंक लिंकेज 680 से भी अधिक बैंकों को जोड़ सकते हैं, जिससे लोग आसानी से भुगतान कर सकते हैं। सुरक्षा, इसमें 3 लेवल ऑथेंटिफिकेशन होता है, जो इसे अत्यंत सुरक्षित बनाती है। ऑफलाइन सुविधा, इंटरनेट ना होने पर भी *99# डायल करके इसका उपयोग किया जा सकता है। QR कोड, दुकानदारों को भुगतान करने के लिए स्कैन एंड पे की सुविधा उपलब्ध है।
भीम ऐप आज गांव-गांव तक डिजिटल इंडिया की पहचान बन चुका है। ऑफलाइन सुविधा यानी बिना इंटरनेट के भी भुगतान होने से ग्रामीण इलाकों में लोगों को काफी मदद मिली, खासकर उन इलाकों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित हो। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार यूपीआई दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम डिजिटल पेमेंट सिस्टम बन चुका है। वैश्विक डिजिटल पेमेंट्स में इसकी हिस्सेदारी करीब 49% है। इस मामले में भारत ने ब्राजील, थाईलैंड, चीन और साउथ कोरिया जैसे देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। इस सफलता के पीछे भीम ऐप का रोल काफी अहम है। डिजिटल इंडिया में भीम ऐप की भूमिका। वित्तीय समावेशन यानी भीम ऐप ने बैंकिंग सेवाओं को उन लोगों तक पहुंचाया है जो पारंपरिक बैंकिंग से दूर थे। सरल इंटरफेस और कई भारतीय भाषाओं में उपलब्धता के कारण ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी अब आसानी से डिजिटल भुगतान कर रहे हैं। पारदर्शिता अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। और काले धन व राष्ट्रपति का राज्य का 3 दिवसीय दौरा संपन्न। गुमला के कार्तिक जत्रा में सामाजिक न्याय और विकास का दिया मंत्र। महापुरुषों के सपने को सफलीभूत करने का आह्वान। मुख्यमंत्री ने रांची में सीजीएल परीक्षा के सफल अभ्यर्थियों को सौंपा नियुक्ति पत्र। बोले विषम परिस्थितियों के बावजूद राज्य में खींची जा रही विकास की लंबी लकीर। रक्षा राज्य मंत्री राजधानी रांची में सुविधा बढ़ाने को लेकर सतत प्रयत्नशील। रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर के नीचे इंडोर स्पोर्ट्स सेंटर का होगा निर्माण, किया निरीक्षण। और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर की राज्य कैबिनेट द्वारा मंजूर पेशा नियमावली के प्रावधानों को शीघ्र सार्वजनिक करने की मांग। सरकार की मंशा पर जताया संदेह।